स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। बहुत ही सफल कुशल संचालन कर रहे हैं भाई कुलदेव जी, भाई क्रांति जी, भाई संघर्षों के साथी तेज बहादुर जी, इस एरिया के बहुत संघर्षशील साथी जो पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं प्रियांशु जी, और संघर्षों के साथी सिद्धार्थ रतन जी, अनिश जी, और जिन साथियों को मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी साथियों को मैं तहे दिल से सम्मान करते हुए कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इधर जबकि सिद्धार्थ जी को अभी अस्पताल भी जाना है, कम समय में अपनी बात को रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सम्मान, आज संविधान दिवस है। पूरे भारत में संविधान दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। 3 कार्यक्रम के बाद एक चौथे कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मुझे मिला आज कि 15 अगस्त 1947 को इस देश को एक विदेशी हुकूमत से मुक्ति मिली। उसके बाद इस देश को संविधान की जरूरत हुई। हमें आपको पता है कि किसी गुलाम देश को संविधान की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है। जब भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है तो किसी आजाद देश को ही पड़ती है। तो इसी सिलसिले में संविधान बनाने की जब आवश्यकता हुई तो यह भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। साथियों, जैसा कि पूर्व के वक्ता साथियों ने बताया कि 7 सदस्यों में से सबसे ज्यादा दारोमदार, सबसे बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पर आ खड़ी हुई, क्योंकि अन्य सदस्य किसी न किसी कारण से अनुपस्थित रहे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर पर सारी जिम्मेदारी आ पड़ी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान के निर्माण में पूरी तरह से समर्पित होकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया। साथियों, संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक गारंटी देने वाला दस्तावेज है। संविधान पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो इस बात की गारंटी देता है कि सबको समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। इस बात की गारंटी संविधान देता है। जरा अंदाजा लगाइए कि आज भारतीय संविधान के रहते हुए तमाम प्रकार के अन्याय देखने को मिलते हैं। यदि भारतीय संविधान ना होता तब क्या हालात होते। आज तो हमको आपको इस बात की आजादी मिली है कि उत्पीड़न होने पर हम लोग FIR दर्ज करवाने के लिए थाने चले जाते हैं, अन्याय होने पर कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। यदि भारतीय संविधान ना होता, अपनी फरियाद लेकर हम लोग कहाँ जाते? अंदाजा लगाइए उस समय शोषण का मंजर कैसा होता। साथियों, 1949 में जब संविधान सभा की बैठक हुई, उस संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक चिंता व्यक्त की है। चिंता व्यक्त करते हुए बाबा साहब ने कहा कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि संविधान को इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत अच्छी न हो तो अच्छे से अच्छा संविधान भी बुरा संविधान साबित हो सकता है। आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं कहने के लिए मजबूर हो रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चिंता व्यक्त किया, वास्तव में वो चिंता सामने आकर खड़ी हो गई। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लाइन बताया कि संविधान का पालन करने वालों की यदि नीयत अच्छी न हो तो अच्छा संविधान बुरा संविधान साबित हो सकता है। आज जिनके हाथों में भारतीय संविधान में लिखी हुई बातों को इम्प्लीमेंट करने का राइट्स मिला हुआ है, वास्तव में उनकी नीयत अच्छी नहीं है।
और भारतीय संविधान पूरी तरह खतरे में है। भारतीय संविधान को खत्म किया जा रहा है। अब भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है, उनमें लिखे हुए जितने उपबंध हैं, डिप्रेस क्लास सोसाइटी के हितों में जितनी लिखी हुई बातें हैं, सबको खत्म किया जा रहा है। चुनौतियां इस बात के सामने आके खड़ी हो गई है कि भारतीय संविधान जिन जिन बातों के लिए गारंटी देता है और जो हमारे संवैधानिक जो संस्थान है, उन संवैधानिक संस्थानों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। आपने देखा कि इसी दौर में भारतीय संविधान खुलेआम दिल्ली के अंदर जलाया गया। इसी दौर में आरबीआई जैसे संस्थानों पर हमला हुआ, उनको बेचा जा रहा है। इसी दौर में निर्वाचन आयोग जो इस बात को सुनिश्चित करवाता है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत देश में चुनाव होंगे, निर्वाचन आयोग को खुलेआम प्रभावित किया जाता है अपने हितों में इस्तेमाल करने के लिए। जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें जाकर देखिए कि भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप क्या वहां पर काम हो रहे हैं, भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप क्या सबको हिस्सेदारी भागीदारी मिल रही है। सामान्य साथियों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की मांग कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिप्रेजेंटेशन। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाबा साहब ने मांग किया, लेकिन जैसे ही गांधी एंड कंपनी लोगों को पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर पछाड़े गए समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में सबको समानता और सम्मान जब मिल जाएगा तो जो पछाड़े गए लोग हैं वो लोग सीना तान के हमारी बराबरी पर खड़े हो जाएंगे, हमसे आंखें मिलाकर बात करेंगे, हमारे सामने सीना तान के खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में हर तरह की गैर बराबरी बरकरार रहनी चाहिए, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, चाहे आर्थिक गैर बराबरी। जो लोग, मैंने कई मर्तबा ये बात बताई है, आज भी बता रहा हूं कि साथियों, इस देश में दो तरह की व्यवस्था चलती है। एक तरफ शोषण को बरकरार रखने वाले लोग हैं, एक तरफ शोषण को समाप्त करने वाले लोग हैं। एक तरफ हर तरह की गैर बराबरी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं लोग, एक तरफ इन गैर बराबरी व्यवस्था को खत्म करने वाले लोग भी खड़े रहते हैं। एक तरफ ढोंग पाखंड अंधविश्वास को बरकरार रखने वाली शक्तियां हैं, तो एक तरफ तर्कवादी विज्ञानवादी प्रगतिवादी जैसी बातों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। एक तरफ मजदूर को मजदूर बनाए रखने की कोशिश चल रही है, दलित को दलित बनाए रखने की कोशिश चल रही है, कमजोर को कमजोर बनाए रखने की कोशिश चल रही है, बेरोजगार को बेरोजगार बनाए रखने की कोशिश चल रही है। तो एक तरफ वो लोग संघर्ष के मैदान में खड़े होकर संघर्ष कर रहे हैं जो इस तरह की सारी गैर बराबरी का अंत करना चाहते हैं। साथियों, ये सारी चुनौतियां हमारे आपके सामने हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जिस दौर में भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप पूरे देश में काम होने चाहिए, उस देश में भारतीय संविधान की मंशा के उलट सारे काम किए जा रहे हैं। क्योंकि यदि सरकारी संस्थान रहेंगे तो हमको आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो हमको आपको रिप्रेजेंटेशन कतई नहीं मिलेगा। तो बड़ी चालाकी के साथ भारतीय संविधान ऐसे जस का तस पड़ा रहेगा, लेकिन भारतीय संविधान में लिखी हुई बातें धीरे धीरे खत्म कर दी जाएंगी। आरक्षण खत्म करने का ऐलान कभी नहीं किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से धीरे धीरे आपके हक अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। जैसे आज के दौर में आप देख रहे हैं, जहां पर जिन संस्थानों का सार्वजनिकरण यानी पब्लिक के हवाले होनी चाहिए, वो चंद पूंजीपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। रेल बेच दिया गया, हवाई अड्डा बेच दिया जा रहा है, रेल बेच दिया गया, भेल बेच दिया गया, सेल बेच दिया गया, हवाई अड्डे बेच दिए गए, कारखाने बेच दिए जा रहे हैं। सारे के सारे संस्थान धीरे धीरे पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जा रहा है। साथियों, जब पूंजीवाद हावी होगा तो हमारा जो सर्वहारा और कमेरा समाज है वो हक वंचित हो जाएगा। इसलिए आज भारतीय संविधान के दिन मैं कहना चाहता हूं, ये चुनौतियां जो खड़ी हैं, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए
हमको आपको कमर कसना है, हमको आपको जीवन के अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी है भारतीय संविधान को बचाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि मैं तो कहता हूं उसको बाईपास सर्जरी, जैसे किसी को जब हार्ट अटैक पड़ता है तो डॉक्टर बाईपास सर्जरी करके उसको जिंदा रखता है, ऐसे हमारे आपके हक अधिकार को खत्म करने के लिए जो निजीकरण की व्यवस्था की जा रही है इस देश में, वो बाईपास सर्जरी के माध्यम से धीरे धीरे हमारे आपके सारे हक अधिकार को खत्म किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसी देश के लोग हैं जो कि उनका साथ भी देने को तैयार है। मैं कहता हूं इस देश में गरीबी को जानबूझ कर बरकरार रखा गया है। क्यों बरकरार रखा गया है कि जब जब चुनाव आए आप चंद पैसों पर बिकने में मजबूर हो जाएं, आप साड़ी पर बिकने में मजबूर हो जाएं, आप 4-5 किलो राशन पर बिकने को मजबूर हो जाएं। और हुआ भी वही। कुछ दिन पहले आप देख ही रहे हैं 5 किलो राशन पर तमाम लोग बिक गए, और जिनको इस देश में दोबारा सत्ता में लाना नहीं चाहिए था फिर से सत्ता में बैठा दिया गया उनको। तो जानबूझ से गरीबी इस देश में बरकरार रखी जाती है जिससे आप मजबूर होकर के ये छोटे छोटे सुविधाओं के पीछे आप बिक जाए। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे आपके अंदर सम्मान और स्वाभिमान है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को हम आप बचाना चाहते हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा सुरक्षा कवच मौजूद रहे भारतीय संविधान के रूप में, तो भारतीय संविधान को बचाने के लिए हमको आपको लड़ना होगा। इसके 2 रास्ते हैं खास तौर से। एक तो वो रास्ता है कि केंद्रीय हुकूमत को अपने हाथों में लेकर भारतीय संविधान आप बचा लीजिए, पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता है यदि आपको केंद्रीय हुकूमत अपने हाथों में नहीं मिल पा रही है, इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कीजिए कि जो लोग केंद्रीय हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो लोग मजबूर हो जाएं, आपकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएं और भारतीय संविधान में लिखी हुई बातों को इम्प्लीमेंट करने को मजबूर हो जाए। ये 2 ही रास्ता है, एक है क्रांति का रास्ता, दूसरा है शांति का रास्ता। अब हमको आपको तय करना है कि हम लोग किधर चलेंगे। एक अंतिम बात करके अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ साथी। जब चौतरफा हमला हो रहा हो, जिस दौर में गरीब को और गरीब बनाया जा रहा हो, अमीर को और अमीर बनाया जा रहा हो, कोई खाते खाते मर रहा हो, कोई बिना खाए मर रहा हो, कभी बेरोजगारों पर हमला हो रहा हो, किसानों पर हमला हो रहा हो, नौजवानों पर हमला हो रहा हो, महिलाओं पर हमला हो रहा हो, टीचरों पर हमला हो रहा हो, मजदूरों पर हमला हो रहा हो, उस दौर में हमको आपको क्या करना है? उस दौर में हमको आपको जिस पर भी हमला हो उसका हमको साथ देकर उसको बचाने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, टीचरों पर हमला हो रहा, हम खामोश है क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ। बेरोजगारों पर हमला हो रहा तो मैं इसलिए खामोश हूं मैं बेरोजगार नहीं हूँ। महिलाओं पर हमला हो रहा मैं इसलिए खामोश हूं मैं महिला नहीं हूँ। किसानों पर जब हमला होगा, आपने देखा ना लगभग 1.5-2 साल आंदोलन चला किसानों का, जब किसानों पर हमला होगा फिर भी हम खामोश नहीं कि मैं किसान नहीं हूँ। ऐसे ऐसे बातें बहानेबाजी करके हमें अपनी जिम्मेदारियों से कटे रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ यदि आप लोग इस बात का इंतजार करेंगे कि जब हमारे ऊपर हमला होगा तब हम बोलेंगे, वही हो गया। जिसके ऊपर मार पड़ती वही चिल्लाता है, जिसके ऊपर मार नहीं पड़ती वो खामोश बैठा हुआ है। इसी आपकी खामोशी का परिणाम आने वाले समय में ऐसा निकलेगा कि बारी बारी से सब मारे जाएंगे, सब पीटे जाएंगे, सब काटे जाएंगे। इसलिए राहत इंदौरी सारी वो नवाज देवबंदी की वो बात याद रखते हुए मैं बात करने को मजबूर हो रहा हूँ, की बात लाइन दोहराने को मजबूर हो रहा हूँ कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरी कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इन्हीं शब्दों